ईपीएफओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईपीएफओ से रिलेटेड सारे वीडियो जो है उसकी लिंक दी गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सारे के सारे वीडियो हमारे फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे हमेशा। ईपीएफओ का एक क्रैश कोर्स भी चल रहा है, आप चाहे तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। जो ईपीएफओ की पीडीएफ होंगी वो पेड ग्रुप वालों को ही मिलेंगी। क्रैश कोर्स में पीडीएफ भी मिलेगी, कंप्लीट गाइडेंस भी मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, सारे डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9669606608 पे कॉल कर सकते हैं। बाकी यूपीएससी के और प्लस ईपीएफओ के पेड कोर्सेज हमारे चलते रहते हैं। इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करके रखिएगा हमको। देखिए, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से यूट्यूब में जुड़े हैं तो प्लीज हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम वाला जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम वाला चैनल और प्लस इंस्टाग्राम वाला पेज, ये इंस्टाग्राम के पेज की लिंक है, studyforcivil.services है ये। ठीक है, इसमें हम लगातार यहाँ पे ये जो होता है इस पे आप टैप करेंगे तो स्टोरी के फॉर्म में करंट अफेयर देते रहते हैं, प्लस और बहुत इंपॉर्टेंट जीके जीएस की करंट अफेयर की पिक देते रहते हैं। इसके बाद ये हाईलाइट जो है इनको जरूर फॉलो करते रहिए, यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, प्लस और भी कई सारी पोस्ट होती रहती है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये वाला फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन जो है पिक वाला अपडेट सब हम यहीं पे देते हैं। ये हमारे दोनों कॉलिंग नंबर है, आप इस पे कॉल करके अगर चाहे तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, सब यहीं पे मिलेगा आपको फ्री। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर 7838692618। ये क्विज वाला ग्रुप है भैया, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, इसमें डेली क्विज कराते हैं हम आपके लिए। ठीक है, टॉप 50 की क्विज होती है, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी। ईपीएफओ प्रीलिम्स 2020 की टेस्ट सीरीज चल रही है। उसमें जो सेक्शनल टेस्ट का जो पार्ट है, उसमें सेक्शनल टेस्ट नंबर 5 जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, उसको यहां पर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और इसके साथ ही अब लगातार सारे सेक्शनल जो टेस्ट हैं टॉपिक वाइज, और उसके बाद जो फुल लेंथ टेस्ट हैं उनको एज सुन एज पॉसिबल जो है कंप्लीट किया जाएगा। तो आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यूअस देखें, बार बार रिवीजन करते हुए देखें और उसका मैक्सिमम बेनिफिट गेन करें। तो आइए हम यहां पर पहला क्वेश्चन देखेंगे और ये मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है। सबसे पहला जो लिखा गया है कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होगा कि गांधी जी ने सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, और 1931 का आप लोगों को गांधी जी और इरविन के समझौते के बारे में भी पता होगा। तो ये किससे रिलेटेड होगा आपका? लॉर्ड इरविन। ए का हो गया 4, देखिए किसमें है, तो आंसर जो है आपका वैसे भी आपने यहां पर आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन दूसरा देखेंगे हम यहां पर कोडिफिकेशन की बात कर रहे हैं इंडियन लॉ की, तो ये किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने किया था, क्योंकि आपको पता होगा कि उसी समय लॉ कमीशन भी बना था और उसकी रिपोर्ट जो है आज भी आप लोग देखते होंगे। तो बी का आपका 1 हो जाएगा। भारत के पहले वायसराय की बात करें तो 1857 की क्रांति के बाद जब 1858 में क्राउन का शासन आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म करके वहां पर क्राउन का शासन लाया जाता है। ठीक है, तो उस समय जो पहले वायसराय बनते वो कौन बनते हैं? लॉर्ड कैनिंग है। और पहले गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो 1773 में जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे उनको क्या बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट से? बंगाल का गवर्नर जनरल। अब 1833 का जो चार्टर एक्ट है उससे भारत के पहले गवर्नर जनरल को बनाया जाएगा और उसका नाम क्या होगा? विलियम बेंटिंग। और विलियम बेंटिंग से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका 1829 में एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा सिस्टम। ठीक है, तो 4 1 2 3 इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें हमको क्रोनोलॉजी में लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। सबसे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह लिखा हुआ है, ये 1940-41 की बात है। इसके बाद सॉल्ट सत्याग्रह, ये 1929 की बात है। और इसके बाद स्वराज पार्टी 29-30 की बात है। स्वराज पार्टी की बात करें तो 1923 है। इलाहाबाद में इसकी स्थापना किया था किसने? सीआर दास और जेएलएन जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद कॉन्स्ट्रक्टिव प्रोग्राम की बात करें तो ये भी 1923-24 की बात है। तो सबसे पहले इसमें स्वराज पार्टी आ जाएगा। देखिए कहां पर है, ए में दिया गया है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, स्वराज पार्टी, देन कॉन्स्ट्रक्टिव कार्यक्रम, उसके बाद फिर आपका नमक सत्याग्रह और सबसे लास्ट में आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत सत्याग्रह। अच्छा ये बताइएगा कि जो आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह था उसमें जो पहले आपके सत्याग्रही थे उनका नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू थे कि विनोबा भावे थे? बताइएगा इसके बाद जो कमेंट बॉक्स में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें यह पूछा जा रहा है कि जो आपका रुथु रक्षा यात्रा थी मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत इच्छापुरम से मद्रास प्रेसिडेंसी में आयोजित की गई थी 1937-38 में, तो किसके द्वारा की गई थी? बिल्कुल कंटेक्चुअल है ये आपका क्वेश्चन, इसका आंसर आपका किसान सभा होगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड आपका वर्धा प्लान था, वर्धा स्कीम था, जो बेसिक एजुकेशन पे बेस्ड था गांधी जी का, उसके बारे में यहां पर स्टेटमेंट दिया गया है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो सबसे पहला कि ये जो एक्टिविटीज के माध्यम से यहां पर जो है लर्निंग के माध्यम से है ना, लर्निंग जो है वो एक्टिविटीज के माध्यम से, मतलब क्या करना था इसमें
कि यहां पर जो शिक्षा का आयाम होना था वो सीखने के विचार पर आधारित था। आज भी बोलते हैं ना हम कि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं, कुछ वैसा ही यहां पर क्या प्रोजेक्ट किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि इसमें इंफेसाइज किया गया इंक्लूजन को। इंक्लूजन मतलब समावेशन। किसका समावेशन? हस्तशिल्प का, हैंडीक्राफ्ट का बेसिक सिलेबस। बिल्कुल ठीक बात है। तीसरा ये कि इंग्लिश को एजुकेशन के मीडियम के रूप में जो वहां पर शामिल करना था वो 8th स्टैंडर्ड के बाद करना था। बिल्कुल ठीक है, ये भी स्टेटमेंट आपका। और लास्ट स्टेटमेंट है कि ये जो सम्मेलन हुआ था वर्धा शिक्षा सम्मेलन, उसके जो अध्यक्ष थे आपके वो कौन थे? जाकिर हुसैन। बिल्कुल गलत है, ये महात्मा गांधी थे इसके अध्यक्ष। तो चौथा स्टेटमेंट गलत हो गया, बाकी ऊपर के तीनों स्टेटमेंट आपके ट्रू है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें ये लिखा गया है कि ब्रिटिश जो एम्पायर था, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, है ना, ईआईसी का शासन चल रहा है, ये 1813 का एरा लिया है इन्होंने। तो इन्होंने फॉलो किया पॉलिसी नॉन इंटरफेरेंस की, कब तक? 1813 तक। तो यहां तक आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा एजिटेशन दिखाई भी नहीं देता, लेकिन ग्रेजुअली वो अपनी पॉलिसी को चेंज करते हैं टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो चाहे हमारे यहाँ गवर्नेंस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो, चाहे रेलवे हो, चाहे सोशल कस्टम्स में बदलाव की बात हो, तो ये सब अपने फायदे के लिए कर रहे थे वो लोग, है ना, अपने व्यापार को, अपने मार्केट को जो है बढ़ाने के लिए कर रहे थे। यहां पर उनको कुशल रोजगार की जरूरत थी, है ना, प्रोग्रेसिव लोगों की जरूरत थी कि भैया कैसी प्रोग्रेसिवनेस जो उनके यूज में आए, जो उनके यूटिलाइजेशन में आए, तो उसी के बारे में यहां पर स्टेटमेंट दिया गया है कि क्यों। तो सबसे पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, बिल्कुल ठीक बात है। और क्योंकि जो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट थे उनका यह मानना था कि जब तक भारत का मॉडर्नाइजेशन नहीं होगा तो भारत उसका कभी भी यथोचित मार्केट नहीं बन सकता, और उसको मार्केट की जरूरत है। क्यों? क्योंकि कोलोनियलिज्म में तो यही होता है ना। कोलोनियलिज्म में क्या होता है? उपनिवेशवाद में, कि भैया जो मात्र राज्य होता है वो अपने उपनिवेश का जो है शोषण अधिकाधिक रूप से करता है, मैक्सिमम उसका क्या करता है? शोषण करता है, एक्सप्लॉइटेशन अपने फायदे के लिए। बिल्कुल ठीक है, पहला जो है आपका स्टेटमेंट। दूसरा ये कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो चुका था 1789 में, ठीक है ना। टीपू सुल्तान जी के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, जैकोबियन क्लब के बारे में सुना होगा। तो वहां से जो है नए शब्द, नई कॉन्सेप्ट जो है पूरे वर्ल्ड को मिल रहे थे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, है ना, मतलब स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तो इसका जो है ह्यूज इंपैक्ट पड़ रहा था पूरे मासेस में, पूरे जो आपके आम जन में, पूरे वैश्विक स्तर पर। बिल्कुल ठीक है दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा ये कि आउटब्रेक जो रशियन रिवॉल्यूशन से आया था उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को फियर था कि भैया इसका कहीं डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर एक जगह कोई जो है बहुत सारे विचारों का प्रभाव चल रहा है तो उसका इंपैक्ट क्या है उसके संलग्न क्षेत्र में भी देखा जाता है, उसको डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं। ये टेक्निकल टर्म है, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि ये जो एरा है ये 1917 का है भैया, और ये बात कर रहे हैं 1813 की पॉलिसी की। तो तीसरा जो है रेलेवेंट ही नहीं है। तो ऊपर के दोनों स्टेटमेंट ट्रू है आपके, इसका आंसर आपका सी 1 और 2 हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो मैडम भीका जी कामा थी उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बताना है कि जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट था, इंडियन नेशनल फ्रीडम जो आपका मूवमेंट है, उसमें किस तरीके से उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, और बताना क्या है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है कि इन्होंने पेरिस से अपनी जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनको वहां से अंजाम दिया, मतलब उन्होंने जो अपना रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी वो वहां से संचालित की। बिल्कुल सही बात है। जो पहला स्टुटगार्ट में उन्होंने जो है राष्ट्रीय झंडा है ना, जो उन्होंने अपने संस्करण, मतलब उनका अपना एडिशन था, आज के जैसा नहीं था वो, है ना, प्रोटोटाइप समझ सकते हैं उसको। तो उन्होंने इंडियन नेशनल फ्लैग को वहां पर क्या किया था? फहराया था, है ना। तो ये आप लोगों को पता होगा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। दूसरा जो है यूरोप में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे के अपने संस्करण को उन्होंने फहराया वहां पर, ये भी बिल्कुल ठीक है ना। गलत बताना है तो ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। 1 और 2 आप जो है एलिमिनेट कर दीजिए। उसके बाद जो तीसरा है कि शी ऑल्सो रैन अ सीक्रेट रेडियो फॉर इजी एंड क्विक कम्युनिकेशन बिटवीन रिवॉल्यूशनरीज, है ना, जो आपके रिवॉल्यूशनरीज थे उनके बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए कि इजीली हो पाए, सीक्रेट रेडियो का संचालन किया। ये गलत है आपका, क्योंकि ये किसने किया था? उषा मेहता जी ने किया था, ठीक है। उसके बाद जो यही स्टेटमेंट आपका गलत है, मतलब गलत ही आइडेंटिफाई करना है, तो ये हमारे लिए आंसर हो गया। उसके बाद जो लास्ट है कि उन्होंने पेरिस से जो है वंदे मातरम जो है न्यूज़पेपर भी निकाला था, स्टार्ट किया था। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। आंसर जो है आपका डी में ओनली 3rd हो जाएगा, है ना, कि गलत पूछा था इसलिए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके बारे में यहां पर
स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। सबसे पहला कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस, बिल्कुल ठीक बात है। जो पहला आपका स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है ना। और जो दूसरा है आपका कि 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई थी, है ना, तो बिल्कुल ठीक बात है। स्वराज की स्वदेशी मूवमेंट का टाइम है, बिल्कुल ठीक है दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा ये कि जो मिसेस आपकी सुचेता कृपलानी है वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रिसाइड ओवर अ सेशन एट कलकत्ता इन 1917। तो भैया जो आपकी फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात करें तो सरोजिनी नायडू है आपकी, है ना। और फर्स्ट लेडी की बात करें जिन्होंने चेयर किया था, प्रिसाइड किया था, है ना, सेशन को आईएनसी के, तो वो एनी बेसेंट है आपकी। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ये सरोजिनी नायडू है और वो भी 17 नहीं है, 23 का दौर है वो आपका, 1923 का। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, तीसरे को आप एलिमिनेट कर दीजिए, ऊपर के दोनों सही थे। और जो लास्ट है आपका कि सर विलियम जो वेडनबर्न थे इज द ओनली ब्रिटिश टू हैव प्रिसाइड ओवर 2 सेशंस, है ना, तो ये आपका ठीक है, कंटेक्चुअल पार्ट है। तो 1, 2 एंड 4 जो इसका आंसर हो जाएगा आपका वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है वो आईएनसी का जो सेशन था कलकत्ता सेशन 1928 उसके बारे में यहां पर स्टेटमेंट है और बताना है कि कौन सा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला, इस सत्र में नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया था, है ना, तो ये बिल्कुल गलत है, ये मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट है, एक तो ये याद रखिएगा। और यहां पर नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया था, ना कि खारिज किया गया था, ठीक है ना। तो पहला जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका गलत है और गलत ही पूछा गया है। दूसरा जो है कि गांधी जी और जो मोतीलाल नेहरू जी हैं उन्होंने सजेस्ट किया था 2 ईयर ग्रेस पीरियड कुड बी गिवन टू द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट द डिमांड फॉर अ डोमिनियन स्टेटस, है ना, ये डोमिनियन स्टेटस की बात चल रही है। इसके बाद ही 29-30 का वो लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की मांग, है ना, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, है ना, वो सब आएगा, है ना, ये सब आप लोगों को पता होगा, मॉडर्न हिस्ट्री का ये इंपॉर्टेंट एरा है, ठीक है। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू है। तीसरा ये कि जवाहरलाल नेहरू और जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने एक्सप्रेस किया अपना डिससेटिस्फेक्शन, है ना, वो सेटिस्फाइड नहीं थे इससे, वो चाह रहे थे कि पूर्ण स्वराज लिया जाए, डोमिनियन स्टेटस को वो क्या करते हैं वहां पर उसकी आलोचना करते हैं, है ना, कि अब जो है वो पूर्ण जो है स्वाधीनता का लक्ष्य बनाया जाए, ना कि स्वायत्तता का, है ना, ना कि डोमिनियन स्टेटस का, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है आपका वो ट्रू है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है, ठीक है। तो आपको गलत बताना था, तो कौन सा गलत है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहां पर क्या है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसको देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो आपका भारत सरकार जो अधिनियम है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, जो आपका इंडिया एक्ट 1935, इससे डायरेक्टली 90-95% प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली लिए गए हैं। तो मेंस में ये क्वेश्चन भी बनता है, यूपीएससी पूछता भी है, तो इसमें बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो पहला ये कि इलेक्शन जो थे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के वो किए जाने थे डायरेक्टली, वर टू बी डायरेक्ट, बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स कुड मूव अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो मेंबर्स होते थे फेडरल असेंबली के वो तो मूव कर सकते थे नो कॉन्फिडेंस, है ना, अगेंस्ट मिनिस्टर्स, लेकिन काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसको नहीं कर सकती थी, इस प्रस्ताव को आगे बढ़ा नहीं सकती थी। गलत ही पूछा था, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। थर्ड वन लिखा है कि बजट जो था वो उसका 80% नॉन वोटेबल था, देखिए वहां पर वोट करने की जो है वहां पर छूट नहीं दी गई थी, अधिकार नहीं दिया गया था। और जो लास्ट है कि प्रोविंसेस वर टू डिराइव देयर लीगल अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन, बिल्कुल ठीक बात है। और जो गलत पूछा था इसलिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें 1937 और 39 के दौरान जो आपकी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी उन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स देखे विच प्रिवेंटेड द कंप्लीट ओवरहॉल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल, जो आपकी स्ट्रक्चर है एग्रेरियन, जो हमारा स्ट्रक्चर था कृषिगत जो अवसंरचना है, वो कंस्ट्रेंट कौन कौन से थे। पहला पॉवर्टी ऑफ जो लिखा है कल्टीवेटर्स, मतलब किसानों की गरीबी लिखा है, पहला ये ठीक है कि गरीब थे, बहुत स्थिति खराब थी। दूसरा ये कि जमींदार जो थे आपके हैड टू बी कॉन्सिलिएटेड एंड न्यूट्रलाइज्ड फर्स्ट, ठीक है ना, जो आपका दूसरा स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ये अड़चने थी। देखिए पॉवर्टी ऑफ कल्टीवेटर्स की अगर आप बात करेंगे ना तो ये डायरेक्टली इंप्लाइड नहीं था, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखने की जरूरत है, और सही उत्तर कि किसानों की गरीबी। अब किसानों की गरीबी जो है वो सरकार और गरीबी एक तरफ से आप देखेंगे तो आपको ये सही लगेगा, लेकिन ये जो है आंसर में हम इसको डिटेक्ट नहीं करेंगे, ये अड़चने नहीं थी, क्योंकि किसानों की गरीबी का वहां पर प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, वो तो स्थिति पहले ही से खराब है
1870 में इतने सारे अकाल आए, 1900 के टाइम पे जो पूरी की पूरी आप सेंचुरी देखेंगे तो लगातार अकाल वगैरह आ रहे थे, अकाल के लिए आयोग बन रहे थे, 1793 से परमानेंट सेटलमेंट चालू होता, तो वहां से शोषण हो रहा था। तो सारी चीजें आप देख रहे हैं, है ना। तो वो जो है कृषि संरचना के ओवरहॉल को रोकने के लिए कांग्रेस मंत्रालय के समक्ष जो है प्रत्यक्ष रूप से वो आपकी सम्मिलित नहीं होगी, ये परेशानी जो किसान की गरीबी लिखी है। दूसरा ये कि जो जमींदार थे वो आपके जमींदारों को पहले समझना और बेअसर करना पड़ा, बिल्कुल सही बात है। जमींदार और किसानों के बीच जो हितों का यहां पर टकराव है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखा जा रहा था, बिल्कुल ठीक बात है। और तीसरा ये कि जो रिएक्शनरीज लेजिस्लेटिव काउंसिल जो काउंसिल्स थी वो डोमिनेटेड थी किसके द्वारा, लैंडलॉर्ड्स और मनी लेंडर्स के। तो आप देख लीजिए सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट आपका एक दूसरे से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट ही है। और लास्ट वन जो लिखा गया है कि कृषि संरचना जो एग्रेरियन स्ट्रक्चर था एट दैट टाइम वाज टू कॉम्प्लिकेटेड, तो उस समय बहुत सारी जटिलताएं थी उसमें, है ना। अभी जो है शुरुआत ही हो रही थी, है ना, वहां पर नासेंट स्टेज पे था ये सब। तो ये जो दूसरा तीसरा और चौथा है डायरेक्टली ये यहां पर एम्प्लाइड हो रहा है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, 2, 3 एंड 4 ओनली। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहां पर उसको देखेंगे कि कंसीडर कर रहे हैं यहां पर जो एक्टिविटीज हैं स्वराजिस्ट की इन द काउंसिल्स, है ना। तो काउंसिल्स में देखिए वहां पर चुनाव में भाग लेते हैं, स्वराज पार्टी का गठन होता है, सीआर दास और जवाहरलाल नेहरू रहते हैं उसमें। तो उन्होंने किस तरीके की एक्टिविटीज जो है वहां पर किया, तो सबसे पहला दे लैक द पॉलिसी टू कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविज्म इनसाइड द लेजिस्लेचर विथ मास स्ट्रगल आउटसाइड, जो पहला यहां पर स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, और दूसरा जो स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है उसमें लिखा गया है कि जो आपका मॉन्टफोर्ड, जो आपका मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड है, जो आपका रिफॉर्म है आपका, ठीक है ना, 1919 वाला, उसके जो भी हॉलोनेस थी, खोखलेपन को उन्होंने उजागर किया, ये तो इनकी अचीवमेंट में आ जाएगा ना, कमी थोड़ी है। तो पहला तो आपकी कमी में आ जाएगा, है ना। तो पहला जो है आपकी कमियों के अंतर्गत, दूसरा उनकी अचीवमेंट है, तीसरा ये कि इन्होंने अपनी एक्टिविटीज के माध्यम से फिल किया जो उस समय एक पॉलिटिकल वैक्यूम आ गया था एट अ टाइम व्हेन द नेशनल मूवमेंट वाज रिकोपिंग इट्स स्ट्रेंथ। तो बिल्कुल ठीक बात है, राजनीतिक शून्यता को भरते हैं ये, है ना, और उन मुद्दों को उठाते हैं ये, जो जीत के जाते हैं चुनाव तो वहां पर भारतीयों के संदर्भ में जो भी समस्याएं थी उनको उठाते भी हैं वो, है ना। तो दूसरा और तीसरा उनकी क्या है, उनकी अचीवमेंट्स है। ठीक है, और इसमें कमियां पूछा गया तो ओनली वन, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो आपका सॉल्ट सत्याग्रह है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है उसके बारे में बात करना है। तो ये द सॉल्ट मार्च डिवाइडेड द रिच एंड द पुअर, तो ये भैया ये गलत है ना, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे यही जो है आपका अमीर और गरीब दोनों के लिए नमक इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इस मुद्दे को गांधी जी चुनते हैं, है ना। तो ये उसकी स्ट्रेंथ थी, इसने डिवाइड नहीं किया था, यूनाइट किया था उन लोगों को। तो पहला जो स्टेटमेंट है वही आपका गलत है और यही इसका आंसर भी होना चाहिए। दूसरा ये कि जो ये सत्याग्रह था इसके दौरान गांधी जी ने महिलाओं की भागीदारी के विरोध में थे, मतलब ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह महात्मा गांधी वाज इनिशियली अपोज्ड टू वुमेन्स पार्टिसिपेशन। ठीक है, और इसमें जो है तीसरा लिखा गया है ऐसा अपोज नहीं किया था उन्होंने। और द गवर्नमेंट ट्राई टू क्रश दिस मूवमेंट थ्रू ब्रूटल एक्शन, बिल्कुल ठीक बात है, ये ऐसे ही जो है वहां पर क्या करती थी, अपनी जो भी उस समय आंदोलन चलते थे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके द्वारा, तो उसको जो है ब्रूटली उसका दमन किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और लास्ट वन ये है कि गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स ब्रोक द गवर्नमेंट लॉ बाय गैदरिंग नेचुरल सॉल्ट फाउंड ऑन द सी शोर एंड बॉइलिंग सी वाटर टू प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। तो बिल्कुल ठीक बात है, इस तरीके से जो है कानून तोड़कर उन्होंने अपने आंदोलन को मूर्त रूप जो है प्रदान किया था। तो पहला ही स्टेटमेंट गलत है। और जो दूसरा है वो शुरुआती टाइम पे जो विरोध में लिखा है इसको देख लीजिएगा, देखिए इसमें महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी थी, ठीक है, और इसमें जो है बहुत सारे वर्गों को जो है सम्मिलित किया था, और यही सबसे बड़ा चैलेंज था जिसको एड्रेस किया महात्मा गांधी जी ने हमारे फ्रीडम मूवमेंट के अंतर्गत। ठीक है ना, तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें साइमन कमीशन की कौन कौन सी सिफारिशें थी उसके बारे में बताना है। तो पहला यह है कि डायरकी इन द प्रोविंसेस शुड बी एबॉलिश्ड, ठीक है ना। तो प्रांतीय स्वायत्तता की जो बात है वही देखी जाएगी फिर 1935 में, ठीक है ना। तो 1919 के बाद जो है ये रिकमेंडेशन जो है ये आप देखेंगे तो पहला ही जो है इसका आंसर भी हो जाएगा। दूसरा देखेंगे कि बर्मा शुड नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया, ऐसा नहीं है, 1935 में जाके वो अलग भी हो जाएगा, ठीक है। और मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स वुड बी चूजन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, तो ये भी नहीं था,
ठीक है, यहां इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की जा रही थी। तो जो पहला है वो बिल्कुल सही है आपका, प्रांतों में स्वायत्तता की बात, द्वैत शासन को समाप्त किया जाना था क्योंकि उससे बहुत सारी समस्याएं हो गई थी। वहां पर जो लिस्ट में सब्जेक्ट्स को बांटा गया था उसमें कॉन्ट्राडिक्शन था बहुत ज्यादा। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रॉलेट सत्याग्रह से रिलेटेड है, इसमें कौन सा कथन आपका सही है ये बताना है। पहला लिखा गया है कि जो रॉलेट सत्याग्रह है आपका टर्न्ड आउट टू बी द फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो सही बात है, एक तरीके से बहुत सारा मास जो है इसमें इकट्ठा हुआ था, इसलिए इस तरीके का स्टेटमेंट रखा गया। दूसरा ये इट वाज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड, मतलब रिस्ट्रिक्टेड था ये आपका, है ना, काफी हद तक सीमित था, कहां तक, शहरों तक, सिटीज तक। जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल ठीक बात है। और शुरुआती दौर है 1915 में जो है हमारे गांधी जी आएंगे और उसके बाद ही ये सब जो है चालू हो रहा है। इसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा। तो ये सब जो शुरुआती फेज है, इसलिए अभी जो है मास में जो है कन्वर्ट नहीं हो पाया है ये सब मूवमेंट। धीरे धीरे जो है सारे जो क्लासेस हैं, वर्ग हैं, उनका जो है प्रतिनिधित्व बढ़ता जाएगा और फिर हमको स्वतंत्रता मिल जाएगी फाइनली भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। तीसरा जो लिखा गया है सत्याग्रह सभा जो थी वो सेटअप की गई थी टू लॉन्च द मूवमेंट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। बिल्कुल ठीक बात है, तीनों स्टेटमेंट सही हैं इसके। तो उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा जो कि डी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम और मुंडा रेबेलियन के बारे में जो आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं उसके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो पहला जो है कि बिरसा हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड दैट गॉड, है ना, अपने आप को भगवान घोषित किया था उन्होंने, हैड अपॉइंटेड हिम टू सेव हिज पीपल फ्रॉम ट्रबल। बिल्कुल सही बात है, अपने को भगवान का अवतार बताते थे और उनको बहुत सारे लोग जो है कैरिस्मेटिक मानते थे और उनको फॉलो करते थे, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू है, तो पहले को आप एलिमिनेट कर दीजिए तो वैसे भी आंसर मिल जाएगा क्योंकि गलत पूछा हुआ है। दूसरा ये मुंडा रिबेलियन वाज एमिंग एट attaining religious and political autonomy and have no intention of complete independence। तो बिल्कुल गलत बात है। इसमें ये कंप्लीट जो है ये स्वतंत्रता की बात करते हैं कि भैया हमको बिल्कुल मुक्ति चाहिए, हमारे कस्टम्स में, हमारे एरिया में किसी भी तरीके का जो है हस्तक्षेप नहीं चाहिए, है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा ये कि इसमें जो विद्रोही थे, ये जो विद्रोह था केवल बिना किसी हिंसा के, जो दीकूज थे, बाहर के लोगों को ये दीकू बोला करते थे, दीकू बोलते थे, है ना, वही दीकूज लिख दिया है इन्होंने। तो दीकूज को बाहर करने के लिए केंद्रित था, है ना, जो ये लिखा गया है। तो भैया यहां हिंसा और रक्तपात का भी उपयोग किया जाता था मीडियम के रूप में। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, आंसर हमने पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिया, 2 and 3 ओनली, जो कि सी में दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है कि हु सेड दैट इफ गॉड वर टू टॉलरेट अनटचेबिलिटी आई वुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एज गॉड एट ऑल, ठीक है ना। इसमें ये लिखा गया है, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है और ये जो है बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल कंटेक्चुअल चीज है कि यदि ईश्वर भी अस्पृश्यता को सहन करता है ना, करते हैं, तो मैं भगवान के रूप में बिल्कुल भी उनको नहीं रिकॉग्नाइज करूंगा। बिल्कुल ठीक बात है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक है इसका आंसर। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये लखनऊ पैक्ट जो हुआ था 1916 में, ठीक है, जहां पर आपका मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में क्या होता है, वापस से जो आपका समझौता हो जाता है और दोनों एक हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो पहला ये कि लखनऊ पैक्ट जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझ को, अंडरस्टैंडिंग को जो है डिमॉन्स्ट्रेट करता है, बिल्कुल ठीक बात है, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। दूसरा ये कि ये पैक्ट प्रोवाइड करता था, क्या प्रोवाइड किया इसने, ज्वाइंट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर द मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट एंड द मुस्लिम लीग्स, ठीक है ना। तो ये सारे धड़ों को जो है एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनके बीच में यूनिटी को वहां पर क्या करता है, फॉर्म करता है, बिल्कुल ठीक बात है। इसका आंसर आपका बोथ हो जाएगा जो कि सी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम और ये क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था, उसके बारे में यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा जो है ट्रू है। पहला ये कि टू सीक इंडियन सपोर्ट फॉर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जो पहला ऑप्शन लिखा गया, बिल्कुल सही बात है। प्रत्यक्ष जो उनका एम था वो यही था, ठीक है ना, कि बोल देंगे कि अब भैया आप लोगों को स्वतंत्रता दे देंगे, आप अपने हिसाब से चलाइएगा देश, लेकिन अभी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हमारी स्थिति खराब है, तो आप जो है पहले हमको सपोर्ट करिए, उसके बाद हम ये सब करेंगे, है ना। लेकिन इसके बाद ही जो है हमारे यहां फिर क्या, भारत छोड़ो आंदोलन को लॉन्च कर दिया जाएगा। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, ये सब आप लोग देखेंगे, है ना। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे आपके, स्टेफोर्ड क्रिप्स हैं जिनको भेजा गया था यहाँ पर, क्रिप्स मिशन को मतलब यहां पर भेजा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो पहला ही स्टेटमेंट जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारतीय समर्थन प्राप्त करने के लिए, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि टू सेटिस्फाई इंडियन डिमांड्स फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद जो लिखा गया है टू डिस्कस एंड प्लान फॉर द ट्रांसफर ऑफ
power from the British government to Indian leadership to agree Indian leadership to suspend quit India movement। तो वो तो आगे की बात है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू होम रूल लीग मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें जो पूछा जा रहा है आपका कि जो आपकी होम रूल लीग आंदोलन है, एनी बेसेंट और जो आपके तिलक जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना, तो उसके बारे में स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा ट्रू है आपका स्टेटमेंट। तो पहला ये कि इट वाज एम टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ अ डोमिनियन विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, जो पहला लिखा गया है इसमें। ठीक है, दूसरा ये कि तिलक और बेसेंट ने किसी भी तकरार से बचने के लिए अपनी अलग अलग लीग स्थापित की, दोनों की आइडियोलॉजी जो है अलग अलग थी, तो किसी तरीके का दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन ना हो इसलिए ऐसा किया गया था। बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और इसमें आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना है। चंपारण है, रॉलेट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है और दांडी मार्च है आपका। ठीक है ना, तो देखिए चंपारण जो है आपको पता है कि सबसे पहला जो है जन आंदोलन है महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया, तो पहला बिल्कुल सही है। उसके बाद रॉलेट आ जाएगा, देन आपका असहयोग आंदोलन आ जाएगा, उसके बाद आपका दांडी मार्च आ जाएगा। तो 1 2 3 4 जो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 1917 है, फिर रॉलेट सत्याग्रह आपका 1919 है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका 1921 है और चौरी चौरा हो जाएगा, तो इसको वापस ले लेंगे गांधी जी, इससे व्यथित भी होंगे बोस जी, और इसके बाद दांडी मार्च आ जाएगा 1930। तो 1 2 3 4 बिल्कुल इजी था ये क्वेश्चन, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम और इसमें एक्टिव फेज इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी इन इंडिया बिगिन आफ्टर द ईयर 1936, उसके कंटेक्स्ट में यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है यहां पर। ठीक है ना, तो पहला जो है लिखा गया है कि फासिज्म जो है आपका वो क्या हो रहा था, वॉज गेटिंग स्ट्रॉन्ग एंड इट वॉज कंडेम्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज द मोस्ट डिजास्टर्स फेज ऑफ इंपीरियलिज्म। ठीक बात है, फांसीवाद और नाजीवाद है ना, इटली के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, है ना, ठीक है, जर्मनी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, हिटलर मुसोलिनी उनकी बात कर रहे हैं ये लोग। ठीक है ना, तो ये जो पहला स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है बिल्कुल ठीक है, ये आपका जो पहला स्टेटमेंट है। दूसरा देखेंगे कि 9th of May 1936 was celebrated as Ethiopia Day in India, expressing sympathy and support to it against the attack made by Italy on Ethiopia। तो सही बात है, अब यहां पर इटली का आक्रमण हुआ तो उसको फिर सपोर्ट करेगा इंडिया, आज भी ऐसे ही करता है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री है। दूसरा स्टेटमेंट जो बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि स्पेनिश सिविल वॉर अगेंस्ट फासिस्ट पावर्स was supported by the INC at Fachpur session presided by B पट्टाभी सीतारमैया इन 1936। तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जो फैचपुर अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता आपके किसने किया था, जेएलएन ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी ऊपर के दोनों सही हैं, तो ए इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो देयर वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश राज एंड इट्स हेजिमनी इन इंडिया स्टिल द कांग्रेस ग्रीव एंड सर्वाइव्ड, व्हाट वर द रीजन बिहाइंड इट, क्या कारण थे, है ना, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना पीछे पड़ी थी कांग्रेस को खत्म करने के लिए, फिर भी जो है वो ये नहीं कर पाई और कांग्रेस धीरे धीरे जो है बची रही और बढ़ती रही और फिर धीरे धीरे भारत को स्वतंत्रता तक ले गई। तो पहला ये इनिशियली द कांग्रेस वाज अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द ब्रिटिश अथॉरिटीज, पहला जो यहां पर स्टेटमेंट लिखा गया है। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक बात है ना, उन्हीं का यूज करके, उन्हीं के टूल्स को यूज करके फिर इंडियन जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो इंडिया को फ्रीडम दिलाएंगे। दूसरा ये कि अ राइजिंग इंडियन एजुकेटेड क्लास वाज एसोसिएटेड विद द कांग्रेस, बिल्कुल सही बात है, ये जो है उनके ऊपर वो भी लगता है, लांछन भी लगाया जाता है कि भैया पढ़े लिखे लोगों की संस्था है, शुरू में इसकी मेंबरशिप ज्यादा होती है, फिर बाद में इन सब चीजों को एड्रेस किया जाता है ना, कि वकीलों की संस्था है, मध्यम वर्ग की संस्था है, इस तरीके की बातें होती हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। तीसरा ये कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे वर जो लिखा है कि ये आपके अलाइज थे किसके, कांग्रेस के, तीसरा जो स्टेटमेंट लिखा गया है तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो तीसरा स्टेटमेंट है ये आपका गलत है। ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो कभी भी अलाइज नहीं थे किसके, जो आपके कांग्रेस की बात कर रहे हैं उसके, है ना, वो जो है उसकी जो भी पॉलिसीज होती थी उससे वो क्या थे, वो उसके अलाइज नहीं थे, उसके समर्थक नहीं थे, जबकि विरोधी थे, क्योंकि वहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। सीधा सीधा ये आपका सेंस ऑफ ह्यूमर का क्वेश्चन है, तीसरे को एलिमिनेट कर देते तो ऊपर के दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू है, आंसर आपका ए हो जाएगा 1 and 2 ओनली। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें लिखा गया है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अर्लियर अपने अप्रोचेस में किया टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट्स वाज नो इंटरफेरेंस बट लेटर ऑन इट एक्टिवली बैक द मूवमेंट इन दीज स्टेट्स
विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस ब्रॉट दिस डिस्टिंक्ट चेंज इन एटीट्यूड ऑफ द कांग्रेस। तो कौन से कारण थे कि जो अपने रवैये में कांग्रेस यहां पर बदलाव करती। तो सबसे पहला कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है प्रोजेक्टेड अ स्कीम ऑफ फेडरेशन विच ब्रॉट प्रिंसली स्टेट्स इनटू अ डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप विथ ब्रिटिश इंडिया। पहला जो यहां पर स्टेटमेंट लिखा गया है। देखिए यहां पर जो 1935 से संविधान के कौन कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको लिया गया है, बोरो किया गया है, तो सारे के सारे प्रावधान वहीं से लिए गए हैं, लेकिन कुछ जो है विदेशी संविधान से लिए गए हैं प्रावधान, तो उन्हीं को यहां पर एलिमिनेट करना। सबसे पहले ऑफिस ऑफ द गवर्नर, ठीक है ना, वो आपका 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिया गया, बिल्कुल ठीक है ना। दूसरा देखिए इमरजेंसी प्रोविजन की बात करें। तीसरा लेजिस्लेटिव विधायी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, और उसके बाद बाई कैमरलिज्म, और उसके बाद एक मजबूत केंद्र के साथ संघ। तो ये कनाडा वाला है सिस्टम, है ना, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो ये कनाडा से लिया गया है। आपको पता है कि हमारे यहाँ केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं, उसके पीछे बहुत सारे रैशनल भी है। तो पांचवा जो है आपका वो एलिमिनेट कर दीजिए, तो दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। विधायी प्रक्रिया जो है ब्रिटेन से लिया गया है ना, क्योंकि हमारे यहां ब्रिटेन से ही लिया गया है पूरा का पूरा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक जो हमारे यहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो कहां से लिया हमने, तो ब्रिटेन से लिया। तो तीसरा और पांचवा इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, तो बचेगा क्या, थर्ड आपने एलिमिनेट कर दिया और फिफ्थ आपने एलिमिनेट कर दिया। आपका जो फर्स्ट और सेकेंड है ना, जो फर्स्ट और सेकेंड है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसका आंसर क्या हो गया आपका 1 और 2 ओनली, जो कि सी में दिया गया है। इसके बाद क्या है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड है, ठीक है, और यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा ट्रू है। पहला स्टेटमेंट देखेंगे यहां पर, तो एम बता रहे हैं ये खिलाफत मूवमेंट का वाज टू प्रोटेक्ट द पोजीशन ऑफ द ऑटोमन सुल्तान एज द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द मुस्लिम। सही बात है, इनको जो है इनके अधिकारों का जो है हनन हो रहा था। ब्रिटिशर्स जो है इंपीरियलिज्म के कारण जो है इनकी जो अथॉरिटी थी उसको डिनाई कर रहे थे वो लोग, तो उसके विरोध में था ये आपका, है ना, टर्की वाला ऑटोमन एम्पायर, आपको पता होगा। तो ये जो है आपका पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919, ये भी ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी। तीसरा जो है कि इसके जो दो आपके प्रमुख जो लीडर थे जिन्होंने सेटअप किया था ये पूरे मूवमेंट को, मोहम्मद अली और शौकत अली, उन्होंने जो नॉन कॉपरेशन आपका मूवमेंट था, है ना, उसको किसी भी तरीके से उसके साथ अपने रिलेशन को डिनाई किया। बिल्कुल गलत बात है, उसके साथ थे ये आपके, और इसीलिए वो इतना बड़ा मास मूवमेंट भी बन पाया था। इस दौरान आप देखेंगे तो सारे के सारे ये जो आपके असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए ये जो आपकी धाराएं हैं, स्ट्रीम्स हैं, वो उसको सपोर्ट कर रही थी, है ना। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका उल्टा लिखा हुआ है, ये गलत है आपका। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा 1 और 2 ओनली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर सरोजिनी नायडू जी के संदर्भ में बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। तो पहला ये लिखा गया है कि ये जानी जाती थी नाइटिंगेल, मतलब भारत कोकिला के रूप में जानी जाती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि इनकी जो पोएम्स हैं, जो कविताएं हैं, उनके संग्रह को गोल्डन थ्रेशोल्ड और द फेदर ऑफ द डॉन, द फेदर ऑफ द डॉन, बिल्कुल ठीक बात है, तीसरा स्टेटमेंट। और लास्ट ये है कि शी इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, है ना। तो ये गलत लिखा हुआ है, अरुणा आसफ अली जी को बोला जाता था ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, तो गलत ही पूछा था। तो लास्ट स्टेटमेंट इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और ये रॉलेट एक्ट से रिलेटेड यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा वो ट्रू है। तो जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि इसको इन्फोर्स किया गया 1919 में, तो ये बिल्कुल ठीक है आपका जो पहला स्टेटमेंट है। दूसरा देखेंगे आप, यहां पर स्टेटमेंट लिखा गया है कि ये प्रोवाइड करता है ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को मैसिव पावर टू ऑप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, तो बिल्कुल सही बात है, उनको भारी शक्ति प्रदान करता है। तो बिना किसी जानकारी के, बिना किसी वकील के ना कोई सुनवाई होती है, और किसी भी व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए जो है वो जेल में पनिशमेंट के तौर पे रखा जा सकता है, ऐसे प्रावधान इस पे किए गए थे, ठीक है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा ये कि इट अलाउड द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट टू इम्प्रीजन एनीबडी, बिल्कुल ठीक है, विदाउट अ ट्रायल फॉर इनफाइनाइट टाइम, ये कैच है, इनफाइनाइट टाइम नहीं था, यहां पर 2 इयर्स का प्रोविजन किया गया था। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी ऊपर के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। इसका आंसर आपका सी 1 और 2 ओनली हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और इसमें भी स्टेटमेंट दिए गए हैं, और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका
वो ट्रू है। पहला ये कि 1919 की बात करें कि दिल्ली में अखिल भारतीय जो आपका खिलाफत सम्मेलन था, कॉन्फ्रेंस था, वो आयोजित किया गया, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि नागपुर सेशन जो हुआ 1920 में आईएनसी का, उसमें कांग्रेस के फिर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए, है ना, परिवर्तन किया गया, बिल्कुल ठीक है। बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो सी, बोथ हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो बटलर कमिटी फॉर्म की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो किससे रिलेटेड थी? तो ये स्टेट से रिलेटेड थी, है ना, और मतलब इंडियन स्टेट से रिलेटेड थी, पैरामाउंसी, और मतलब भारतीय राज्य से रिलेटेड थी ये आपकी। और बताइएगा कि इसके साथ ही कोई और भी कमेटी बनाई गई थी क्या बटलर कमेटी के अलावा इसी टाइम पे, और ये किस ईयर पे बनाई गई थी, 1928 में कि 1929 में? इंपॉर्टेंट है ये कमेटी, ठीक है ना। इसी समय काल के दौरान एक और कमेटी भी फॉर्म की गई थी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कौन सा ट्रू है। पहला ये कि 1919 में कांग्रेस सेशन को हेल्ड किया गया लाहौर में, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि इसमें रिजोल्यूशन जो जिसमें डिमांड किया गया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस को, उसको पास किया गया था, बिल्कुल ठीक है। बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 33 का, वो आपका सी हो जाएगा। इसी के बाद आप देखेंगे कि रावी नदी के तट पे, है ना, फिर पूर्ण जो स्वतंत्रता है ना, उसकी मांग को, पूर्ण स्वराज को जो है अपनाया जाता है। इसीलिए 26 दिसंबर को जो है हम लोग, मतलब 26 जनवरी की जो डेट है उसको रिपब्लिक डे के तौर पे मनाया भी जाता है, मेमोरीज को बनाए रखने के लिए, है ना, विशेष तिथि है वो, इसीलिए उसको रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। तो 1930 में वो आपको पता होगा रावी नदी के तट पर। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल कंटेक्चुअल है कि जेम्स ऑगस्टस सिक्की जो थे, उन्होंने जो पब्लिश किया था फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा था? तो बंगाल गजट है वो आपका, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें स्टेटमेंट देके ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन से करेक्ट है। पहला ये कि जो खेड़ा आपका पीजेंट जो आपका मूवमेंट होता है, स्ट्रगल है लिखा हुआ है यहाँ पर, मूवमेंट ही खेड़ा सत्याग्रह है, उसके दौरान वल्लभ भाई पटेल जो है फॉलोवर बनते हैं गांधी जी के, बिल्कुल ठीक बात है। आपको पता है कि गांधी जी की वापसी भारत में 1915 में होती है, 1915 में, फिर 1917 में चंपारण है, ठीक है, फिर उसके बाद अहमदाबाद में मिल के संदर्भ में वहां पर एक तरीके से मिल के लिए हड़ताल, तो ये सब सत्याग्रह के प्रयोग चल रहे हैं। उसके बाद खेड़ा होता है 1918 में, तो यहीं से वल्लभ भाई पटेल उनके फॉलोवर बन जाते हैं। और तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा ये कि ये जो आपका स्ट्रगल था इसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया 1918 में खेड़ा में, बिल्कुल ठीक है। दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू है और इसका आंसर आपका सी, बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें बंगाल के पार्टीशन को लेके स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है। पहला ये कि जो चिटगांव था और राजशाही था और ढाका, इसको मर्ज करके एक नया प्रोविंस बनाया जा रहा था, ठीक है ना, असम में मिला दिया गया था और इन सबको मिला के एक नया प्रोविंस बनाया जा रहा था, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ये जो नया प्रोविंस बनाया जा रहा था इसमें हिंदू जो थे मेजॉरिटी पॉपुलेशन थे, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, लगभग 3 करोड़ पॉपुलेशन थी, उसमें 1.8 करोड़ की बात करेंगे तो ये आपके मुस्लिम्स थे और 1.2 करोड़ जो थे अप्रोक्सीमेटली वो हिंदू थे, तो हिंदू यहाँ पे माइनॉरिटी में थे। दूसरा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, ओनली 1, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर क्रोनोलॉजी में हमको सेट करना है जो यहाँ पर घटनाएं दी गई हैं फ्रीडम मूवमेंट के दौरान जो हो रही थी, इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के दौरान। तो यहाँ पर पहला जो लिखा गया है वो डायरेक्ट एक्शन डे है मुस्लिम लीग का, ये आपको पता है कि 1946 से ये आपका, ठीक है ना, 1946 से आपका और 16 अगस्त है ये आपका, ठीक है। और इसके बाद जो आपका दूसरा लिखा गया है यहां पर वेवेल प्लान, ये आपका 1945 का है। इसके बाद कैबिनेट मिशन की बात करेंगे तो 1946 है और उसके बाद माउंटबेटन प्लान की बात करेंगे तो सबसे लास्ट में आएगा जो आपका 1947 है, 3 जून, ये डेट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे लास्ट में 4 देखिए किसमें है, 3 में है, और सबसे पहले जो है क्या है आपका, वो आपका वेवेल प्लान है। तो 2 और 4 देखिए, 2 में से आपको वैसे भी आंसर मिल जाता, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, डी होगा। आप लोग यहां पर लगा लीजिएगा, मैंने सबके ईयर आपको बता दिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ध्यान में रखते हुए बताना है, इनके बारे में कंसीडर करना, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और हिंदू महासभा की जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट था, तो उस मूवमेंट को इन्होंने या तो किसी भी तरीके से सहयोग नहीं किया था, या न्यूट्रल रहे थे, या इसका विरोध किया था। तो तीनों के तीनों ही थे इस कैटेगरी में, तो ऑल ऑफ देम, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। किसी ने सपोर्ट नहीं किया था क्विट इंडिया मूवमेंट को। इसके बाद इन तीनों में से, और नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें लिखा गया है
कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन 1947 who among the following leaders asked to dissolve INC Indian National Congress and form new organization to govern the nation। तो ये महात्मा गांधी जी ने बोला था कि स्वतंत्रता के बाद जो है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस को डिसॉल्व कर दिया जाए और एक नए ढांचे का जो है वो सिस्टम बना के और फिर भारत में जो है शासन व्यवस्था स्थापित की जाए। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें नेशनल सिंबल्स के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि नेशनल एंथम जो है वो पहली बार जो गाया गया था कलकत्ता सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1911 है। इसी के अलावा 1896 भी है, किस लिए फेमस है बताइएगा। दोनों कलकत्ता ही सेशन है। पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा ये कि ये जो सॉन्ग वंदे मातरम वो जो आपका कंपोज किया गया है हिंदी में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो ये जो आपका कंपोज किया गया था सॉन्ग वो आपका संस्कृत में किया गया था, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तीसरा ये कि वंदे मातरम भी इक्वल स्टेटस दिया गया है उसको जनगणमन के, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में न्यूज़पेपर जो नाम दिए गए हैं उसमें से बताना है कि किसको जो है पब्लिश किया है एनी बेसेंट ने। तो यंग इंडिया नहीं है, कॉमनवेल्थ है और न्यू इंडिया है, कॉमनवेल्थ भी नहीं है। यंग इंडिया किसका है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सेकंड और थर्ड इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें तेज बहादुर सप्रू जी के बारे में बताया गया है, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में और उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो उदार राष्ट्रवादी आपके लिबरल नेशनलिस्ट है, ये आप लोगों को पता होगा। तो पहला स्टेटमेंट जो है ही वाज द हेड ऑफ लिबरल फेडरेशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है। ही डिफेंडेड द एक्सट्रीमिस्ट ड्यूरिंग मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, बिल्कुल ठीक है। और आईएनए जब आजाद हिंद फौज का भी ट्रायल चल रहा था तो इन्होंने वहां पर डिफेंड किया था, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तीसरा ये कि ही टुक पार्ट इन ऑल ऑफ 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीसरा भी बिल्कुल ठीक है। लास्ट जो है कि इन्होंने मेजर रोल प्ले किया था डिक्लेरेशन में पूर्ण स्वराज के बाय द आईएनसी कांग्रेस जो सेशन हुआ था 1929, ये गलत है। ये जो है डोमिनियन स्टेटस को जो है वहां पर क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। इन्होंने जो है पूर्ण स्वराज को क्या किया था, सपोर्ट नहीं किया था। लास्ट स्टेटमेंट गलत है आपका 1 2 3, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें लिखा है नेहरू रिपोर्ट के बारे में यहां पर बताया जा रहा है, उसके बारे में स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहले इसको जो प्रिपेयर किया गया था, एक कमेटी बनाई गई थी ऑल जो पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, है ना। इस कमेटी को जो चेयर किया था किसने, मोतीलाल नेहरू जी ने, और के जो सन है JLN जवाहरलाल नेहरू वो इसके सेक्रेटरी थे। तो ठीक बात है, एक कमेटी जो है फॉर्म की गई थी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में और फिर उस कमेटी का अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी को बनाया गया था और उनके जो पुत्र हैं वो सचिव थे जवाहरलाल नेहरू, और इसी ने फिर नेहरू रिपोर्ट जो है प्रकाशित की थी। पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू है। दूसरा ये कि ऑल मुस्लिम पार्टीज कॉन्फ्रेंस हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ आगा खान इन दिल्ली अनएनिमसली रिजेक्टेड द नेहरू रिपोर्ट। तो यहाँ पर देखिए जिन्ना जी ने अपोज किया था, और वो भी किस में, जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी, इसमें सब थे, हिंदू महासभा भी थी, मुस्लिम पार्टी भी थी, तो सब कुछ था। तो ये अलग से कोई ऐसा स्पेशल ऐसा जो है तथ्य नहीं मिलता है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। लास्ट वन है इट कंटेन द बिल ऑफ राइट्स। देखिए दो को आप एलिमिनेट कर देंगे तो वैसे भी आंसर मिल जाएगा, आपका आंसर 1 और 3 ओनली होगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो बिल ऑफ राइट्स लिखा हुआ है ना, तो इसमें क्या है कि कुछ जैसे लिबर्टी की बात है तो, और बहुत सारे कुछ जैसे स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है, कुछ फंडामेंटल राइट्स की भी बात की गई है। तो इसको ऐसा बोला जाता है कि अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स से ये क्या था, आपका मोटिवेटेड था। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमको ऑप्शंस में से सही ऑप्शन को जो है, जो सर्वाधिक सही होगा उसको चुनना होता है, ये साइंस है आपका। तो इसलिए जो है सेकंड को आपने एलिमिनेट किया और आंसर आपका 1 और 3 हो गया, ठीक है ना। बाकी पूर्णता देखेंगे तो फिर आगे कराची सेशन होगा, फंडामेंटल राइट्स की बात होगी जहां पटेल जी चेयर करेंगे। फिर 1935 में तो सारी चीजों को बिल ऑफ राइट्स को कंटेन किया ही गया है ना। तो 1 और 3 इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला ये कि जो कम्युनल अवार्ड था वाज डिक्लेयर्ड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे आपके मैकडोनल्ड थे, ग्रोइंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स इन ब्रिटिश इंडिया फॉर द मुस्लिम्स एंड डिप्रेस्ड क्लास ऑफ हिंदू कम्युनिटी ओनली लगा दिया। तो भैया लगातार बढ़ाते जा रहे थे, है ना। तो एंग्लो इंडियंस में भी, सिख में भी, तो ये ओनली वाला जो पंक्चुएशन लगा दिए, इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया और इसी को एलिमिनेट कर देंगे आप तो आंसर वैसे भी मिल जाएगा। सेकंड वन देखेंगे कि इसमें डिमांड किया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स की अनटचेबल्स के लिए,
ठीक है ना। इसी के दौरान फिर जो हरिजन नाम देंगे, है ना, गांधी जी, और गांधी जी इसका अपोज भी करेंगे, फिर पूना पैक्ट होगा आपका, है ना। तो वो सब यही कहानी चल रही है इस दौर में। तो इसको रेज किया था बी आर अम्बेडकर जी ने, बिल्कुल ठीक बात है। और फिर अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में तनाव भी होगा, फिर बाद में पूना पैक्ट भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है दूसरा ठीक है। तीसरा ये कि महात्मा गांधी ने यहाँ पर चालू किया, गांधी जी ने इन डेफिनेट हंगर स्ट्राइक एट साबरमती आश्रम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कम्युनल अवार्ड। बिल्कुल ठीक बात है, ये सांप्रदायिक पंचायत के खिलाफ उन्होंने जो है आमरण अनशन स्टार्ट किया था। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है आपका, और इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड ओनली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें होम रूल मूवमेंट के बारे में बताया जा रहा है, जो ऑर्गेनाइज किया था एनी बेसेंट और तिलक जी ने। तो उनकी डिमांड क्या थी? तो देखिए ये जो है बहुत फेमस है आपका होम रूल जो आपका मूवमेंट है, उसके नाम से आप देखिए तो ये स्वशासन की बात करता है। तो स्व सरकार, सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड था, बिल्कुल कंटेक्चुअल है ना, बिल्कुल कंसेप्ट है ये क्वेश्चन, कंटेक्चुअल भी है। दूसरा बिल्कुल ठीक है आपका, और आंसर आपका बी हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, सेल्फ गवर्नमेंट। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो भारतीय परिषद अधिनियम है, जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का, उसके बारे में यहाँ पर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला ये कि इसने पहली बार अलाउ किया इलेक्शन को इंडिया में, जो आपके किसके रेफरेंस में थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के, इंडिया में फर्स्ट टाइम। बिल्कुल ठीक बात है, पहली बार चुनाव का प्रावधान यही देखते हैं आप। 1892 का जो आपका दौर देखेंगे, उस समय का जो आप एक्ट देखेंगे, तो उस टाइम पे क्या था आपका 1892 में कि बहस करने का। तो धीरे धीरे अब कांग्रेस जो है मैच्योर होती जा रही है, तो धीरे धीरे जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। उसी के कंटेक्स्ट में ये आपका डेवलपमेंट है ना। तो पहला ये आपका ठीक है स्टेटमेंट। दूसरा ये कि द राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट वाज गिवन टू द मुस्लिम। बिल्कुल ठीक बात है, यहीं से जो है ये कहानी स्टार्ट होगी, जो 1919 में, फिर इसको बढ़ाएंगे 1935 तक बढ़ाते चले जाएंगे, और अंतिम तक मानेंगे नहीं अंग्रेज डिवाइड एंड रूल। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तीसरा ये कि ये एक्ट प्रोवाइड करता है डायरकी सिस्टम और मेजर प्रोविंसेस, तो ये गलत है आपका। देखिए प्रांतों में द्वैध शासन, अब अगर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करेंगे तो 1935 में, तो प्रांतों में जो द्वैध शासन लाया गया वो आपका 1919 है। तो दूसरा जो है आपका स्टेटमेंट सही है, पहला सही है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। इसका आंसर आपका 1 और 2 ओनली ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एस.एन. बनर्जी जी के बारे में है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के बारे में, और बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि जो एस.एन. बनर्जी हैं वो इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो आपका था, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन थे 1876, तो उसके जो है ये फाउंडर है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा ये कि इन्होंने मर्ज कर दिया ये इंडियन नेशनल एसोसिएशन को विद इंडियन नेशनल कांग्रेस ओइंग टू देयर कॉमन ऑब्जेक्टिव और मेंबरशिप। देखिए कितनी भी स्ट्रीम हमारे यहाँ रही, एक्सट्रीमिस्ट हो, है ना, चाहे आपके नरमपंथी हो, रिवॉल्यूशनरीज हो, आपके कम्युनिस्ट हो, कोई भी हो, सबके रास्ते अलग थे, लेकिन सबका गोल एक था, है ना। तो माध्यम अलग है, लेकिन क्या है, साधन अलग है, साध्य एक ही है कि फ्रीडम दिलाना किसको, इंडिया को, ठीक है। तो उन्हीं कॉमन ऑब्जेक्टिव और मेंबरशिप के कारण जो है इन्होंने जो है इसको मर्ज कर दिया था। बिल्कुल ठीक बात है, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, और इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, जो बोथ यहां पर लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खेड़ा सत्याग्रह के बारे में स्टेटमेंट है, और कारण पूछा जा रहा है यहां पर, और बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला ये कि पीजेंट्स वर सफरिंग फ्रॉम प्लेग एंड ड्रॉट, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ये कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था न्यू हायर लैंड रेवेन्यू रेट, तो ये गलत है कि यहां पर कोई न्यू हायर लैंड रेवेन्यू, पहले से ही जो था वो था, ये बारडोली सत्याग्रह में ऐसा किया था कि फिर न्यू हायर लैंड रेवेन्यू रेट को वहां पर इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने। तो दूसरा आपका गलत है, दूसरे को एलिमिनेट कर दीजिए आप, तो वैसे भी आंसर मिल जाएगा 1 और 3 ओनली सी। और तीसरा ये कि हाई प्राइसेस थे ड्यू टू द वर्ल्ड वॉर 1, तो बिल्कुल ठीक बात है, युद्ध के कारण उस समय कीमतें जो है वो बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 और 3 ओनली, जो कि सी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एशियाटिक सोसाइटी के बारे में यहाँ पर फ्रेम किए गए स्टेटमेंट, और बताना है कि कौन सा ट्रू है आपका स्टेटमेंट। तो पहला ये कि इसको फाउंड किया था आपका, फाउंडेड मतलब इसको जो फाउंड किया गया था, तो किसके ड्यूरेशन में, तो ड्यूरिंग द रूल ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब देखिए कॉर्नवालिस कब आ रहे हैं, देखिए इनके हिसाब से आपको तो याद रहता होगा कि परमानेंट सेटलमेंट है आपका, है ना, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, जो स्थायी बंदोबस्त है आपका, वो कब का है, वो आपका है 1793 का, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये एशियाटिक सोसाइटी किसने मतलब फॉर्म किया था, किसने फाउंड किया था, कौन है उसके फाउंडर, तो विलियम जोन्स है। कब किया था इन्होंने, 1784 में, ठीक है ना, फोर्ट विलियम में। तो ये जो उस समय जो कॉन्करेंट आपके गवर्नमेंट मतलब गवर्नर जनरल थे, वो आपके वॉरेन हेस्टिंग्स ही थे, ठीक है ना, ये याद रखिएगा आप, ठीक है ना। उसके बाद से पिट्स इंडिया एक्ट वगैरह भी आता है 1784 में, ये आपको पता होगा। तो ये जो है पहला स्टेटमेंट आपको गलत है। दूसरा ये कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था क्या था, प्रमोट करना स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड
जो आपके इस जो भी आपकी भाषाएं हैं, जो आपके शास्त्र हैं, उनके अध्ययन को बढ़ावा देना। बिल्कुल ठीक बात है ये। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है ना। और तीसरा जो है आपका स्टेटमेंट कि राजेंद्र लाल मित्र वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी, जो क्या लिखा है, तीसरा जो स्टेटमेंट लिखा गया है, तो बिल्कुल ठीक है। एशियाटिक समाज के जो पहले भारतीय जो आपके अध्यक्ष थे वो राजेंद्र लाल मित्र थे। पहला स्टेटमेंट गलत है, आपने एलिमिनेट कर दिया था, तो आंसर आपको पहले ही मिल गया था कि जो बी में दिया गया है 2 and 3 ओनली। इसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात होती है, पहले एचआरए बनता है, उसके बाद फिर रशियन रिवॉल्यूशन का जो इंपैक्ट देखा जा रहा था पूरे वर्ल्ड में वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव देखा जा रहा था, तो इसी में फिर HSRA है ना। तो आर वर्ड जो है उसके पहले एस सोशलिस्ट वर्ड जुड़ जाता है ना। पहले आप सचिंद्र सान्याल जी लोगों का नाम सुनते होंगे आचार्य के संदर्भ में, है ना, वहां पर आजाद जी का नाम, फिर बाद में फिर भगत सिंह भी इनसे जो है जुड़ जाते हैं, तब इसका नाम जब भगत सिंह जी लोग जुड़ जाते हैं तो इसमें सोशलिस्ट वर्ड लग जाता है। तो उसके बारे में पहला जो स्टेटमेंट है कि इट वाज इंस्पायर्ड बाय द रशियन रिवॉल्यूशन एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि इसमें ये बोला गया था कि रिवॉल्यूशन जो है जो किया जाएगा, क्रांति की जाएगी, वो कैसे की जाएगी, किसके लिए किया जाएगा, तो इसमें डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट है ना, ये वर्ड सोशियोलॉजी का है, बिल्कुल टेक्निकल, कि भैया इसमें सर्वहारा जो है उसकी क्रांति की बात करेंगे और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को स्थापित किया जाएगा, तो बिल्कुल ठीक है ना। सोशलिस्ट ये आपका क्या है, कार्ल मार्क्स है, उन्हीं का जो आपका कंसेप्ट है उसी का ग्रेजुअल जो है ये क्या है, डेवलपमेंट है, और ये जो है उसी के कंसेप्ट से अलाइन है, तो दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा ये कि इसका जो मैनिफेस्टो था उसका टाइटल था फिलॉसफी ऑफ द बम, बिल्कुल ठीक बात है, बम का दर्शन, और भगवती चरण बोहरा जी ने लिखा था इसको। तो ऑल ऑफ द अब जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो आपके ट्रू है यहाँ पर, और इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। और इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।